7 अक्टूबर को हुई इजराइल हमास जंग के बाद अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर रेड सी में उतारा था, क्योंकि उसे डर था कि ईरान के इशारे पर हूती रेबल्स रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में तबाही मचा देंगे। जैसे जैसे इजराइल ने पैलेस्टाइन पर बम बरसाए, वैसे वैसे हूती रेबल्स ने रेड सी में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब तक 60 से ज्यादा अटैक्स हूती रेबल्स कर चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों में हमले इतने बढ़ गए कि परेशान होकर अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर वापस बुला लिया है। इसकी जगह दूसरा जंगी जहाज अमेरिका उस रीजन में तैनात करेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपना जहाज हटाया, लाल सागर से धमाकों की खबरें आने लगी और एक चौंकाने वाली खबर आई 25 जून 2024 को, जब अरेबियन सी में यमन में ही बनी हाइपरसोनिक मिसाइल हातिम 2 से इजराइल का एक जहाज डुबो दिया गया। हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हूती रेबल्स के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और वो इन्हें खुद बना रहा है। ये सुनकर इजराइल और अमेरिका के होश उड़ गए हैं और इस हमले के बाद पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से इजराइल और पैलेस्टाइन मुद्दे पर आ गया है। 27 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यमन की हूती रेबल्स को रेड सी में अटैक्स बंद कर देने चाहिए, इसे लेकर एक रेजोल्यूशन बनाया था, जिसे 12 देशों ने सपोर्ट किया, लेकिन चाइना, रशिया और अल्जीरिया ने सपोर्ट इसे नहीं किया। हूती रेबल्स ने सुएज कैनाल और रेड सी से गुजरने वाली हर उस जहाज को निशाना बनाने की कसम खाई है जो इजराइल जा रही है, और हूती रेबल्स की धमकियों को मामूली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये है बाब एल मंडेब, जिसका मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स। ये एक पानी का रास्ता है जो एक तरफ यमन से सटा हुआ है, दूसरी तरफ जिबूती और एरिट्रिया है, पीछे है गल्फ ऑफ एडन और सामने है रेड सी यानी लाल सागर। बाब एल मंडेब सिर्फ 32 किलोमीटर ही चौड़ा है। मिडिल ईस्ट से तेल और नेचुरल गैस को एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचाने का काम इसी रूट से किया जाता है। हर रोज मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल इस रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस रूट का बंद होना मतलब कि पूरी दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बुरी तरह अफेक्ट हो जाएंगी। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका के इशारे पर चलता है, लेकिन ईरान की अमेरिका से दुश्मनी है। ईरान पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है तो अमेरिका इजराइल के साथ। इसलिए ईरान के लिए बाब एल मंडेब की जगह बहुत ज़रूरी है। इस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से वो जब चाहे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को रोक सकता है। और इसीलिए जिबूती में दुनिया के बहुत सारे ताकतवर मुल्कों ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। इस तरफ जिबूती है तो दूसरी तरफ यमन, और यहाँ कंट्रोल है हूती रेबल्स का, जो अमेरिका और इजराइल की शिप्स पर अटैक कर रहे हैं। आइए जानते हैं गजा पैलेस्टाइन के सपोर्ट में अमेरिका और इजराइल से कैसे लड़ रहे हैं हूती रेबल्स। कौन है ये रेबल्स, क्या है इनका इतिहास और ये क्या चाहते हैं। इसके साथ जानेंगे कि इंडिया इनके बारे में क्या सोचता है। Houthi rebels say they've attacked another cargo ship in the Red Sea. The Houthi rebels have struck 4 ships. यमन की राजधानी सना में साल 2014 से ही हूती रेबल्स का राज चल रहा है, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले हमें यमन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। दोस्तों, तारीख थी 22 मई, साल था 1990 का, जब नॉर्थ और साउथ यमन का यूनिफिकेशन हुआ। इससे पहले दोनों अलग देशों की तरह एग्जिस्ट करते थे। नॉर्थ यमन का नाम था यमन अरब रिपब्लिक, जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता था, और साउथ यमन का नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, जिसका अलायंस सोवियत यूनियन के साथ था। इसलिए सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज थी साउथ यमन की। लेकिन जब 1990 में दोनों देशों का यूनिफिकेशन हो गया तो भी नॉर्थ और साउथ के बीच में टेंशन दिखने लगी, क्योंकि दोनों इलाकों के बीच पावर शेयरिंग को लेकर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को लेकर झगड़े जैसे हालात बन गए। यूनिफिकेशन के बाद अली अब्दुल्ला सालेह को प्रेसिडेंट बनाया गया, जो नॉर्थ से थे। साउथ इलाके के बड़े लीडर थे अल बेद। दोनों के सपोर्टर आपस में भिड़ गए और यूनिफिकेशन के 4 साल बाद ही 1994 में यमन में कुछ वक्त के लिए एक सिविल वॉर हो गई। भले ही अब्दुल्ला सालेह प्रेसिडेंट बनाए गए थे नॉर्थ से और वो जैदी शिया इस्लाम को मानने वाले ही थे, लेकिन नॉर्थ यमन का एक धड़ा ऐसा भी था जो मानता था कि यमन सरकार जैदी शिया मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, उनको सिस्टम में नहीं आने देना चाहती है और गरीब रखने की चाल चल रही है। इस तरह की बातें पब्लिक में करने वाले का नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हूती, जो जैदी शिया इस्लाम का जानकार था और चाहता था कि जैदी शिया इस्लाम के मानने वालों का दबदबा रहे यमन में। वहीं प्रेसिडेंट अल सालेह बाकी धर्मों और मान्यताओं वालों के साथ मिलकर सरकार चलाना चाहते थे। बाद में सालेह 2015 में हूतियों के साथ भी मिल गए, क्योंकि उनको लगा था कि यही तरीका है सत्ता में दोबारा वापस आने का, लेकिन ये कदम बहुत आत्मघाती साबित हुआ और सालेह को 2017 में हूती रेबल्स ने ही मार डाला।
तो इस तरह पहले ज़ैद इस्लाम की बात करने वाले अल हुती का सपोर्ट बेस बनता गया और आगे चलकर उसके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया और लड़ने लगे। यमन की सरकार को अमेरिका और सऊदी अरब सपोर्ट करते रहे और हुती रेबल्स को सपोर्ट मिला ईरान का, क्योंकि हुती रेबल्स की लड़ाई इससे पहले यमन के नॉर्दर्न इलाके के लिए थी और 2015 में जब वॉर हुआ तो पूरे अरब दुनिया में यमन सबसे गरीब मुल्क बन गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इंडिया ने ऑपरेशन राहत चलाया था और यमन को मदद भेजी थी। लेकिन भले ही यमन देश की लोकेशन दूर है इजराइल और पैलेस्टाइन से, लेकिन ये एक ऐसी जगह पर है जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। हमने बात की ही बाब एल मंडेब ऐसा नेविगेशनल रूट है जिसका इस्तेमाल एशिया, यूरोप और अमेरिका तीनों करते हैं ट्रेड करने के लिए। ऐसे में हुती रेबल्स चाहें तो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। और फिर इसके लड़ाके भी शिया हैं, तो ईरान ने यमन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हुतियों को पीछे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जहां से पैसे और असला गोला बारूद आ रहा हो उसका साथ देना ही था। तो जो ईरान का दुश्मन वो हुतियों का दुश्मन, इसलिए इजराइल को हुती पसंद नहीं करते हैं और ईरान के इशारे पर काम करते हैं। और यहीं से शुरू होती है हुतीज की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एंट्री, इजराइल से दुश्मनी और पैलेस्टाइन को सपोर्ट। दोस्तों, हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस तरह से पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में ईरान खड़ा है। ईरान पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है। ईरान इस इलाके में अमेरिका और इजराइल के सभी दुश्मनों को सपोर्ट करता है और हथियार देता है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया की सरकार, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक और यमन के हुती रेबल्स। ये एक्सिस अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है, इसलिए उसको अमेरिका ने एक्सिस ऑफ इविल भी कहा था और इसे लीड करने वाले कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद अभी हाल ही में दूसरे ईरानी कमांडर रेजा जाहिदी की जान ले ली, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूत हो और ईरान की धाक जम जाए इलाके में। अब क्योंकि हुती रेबल्स इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्टनर्स हैं, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हुतियों को आतंकी मानते हैं, लेकिन ईरान उनको रेबल्स कहता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही हुतियों को ईरान ने सपोर्ट किया है, लेकिन वो पूरी तरह से तेहरान के कहने पर नहीं चलते हैं। हुती रेबल्स कई बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि ज़ैदी शिया इस्लाम को सुन्नी इस्लाम के ज़्यादा करीब माना जाता है और ये लोग खुमैनी को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर की जंग के बाद अगले ही महीने में नवंबर की 19 तारीख को इजराइल जा रहे एक शिप पर हुती रेबल्स ने हमला करके उसे हाईजैक कर लिया। इसके बाद इस रूट से जाने वाली हर शिप को हुती रेबल्स ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये पैलेस्टाइन के साथ खड़े होने का संदेश दे रहे थे और अब तक 60 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं हुती रेबल्स। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इनके 3 मकसद आखिर क्या हैं। नंबर 1 है अमेरिका और इजराइल का खात्मा। ये कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा है हुती रेबल्स का, या फिर ये कह लें कि ये ईरान का एजेंडा है। नंबर 2 है यमन में अभी भी गरीबी है और सरकार चलाने के लिए हुती रेबल्स को पैसा चाहिए, लेकिन इस फंड के लिए उन्हें ईरान के इंटरेस्ट में काम करना होगा, इसलिए हुती रेबल्स शिप्स को निशाना बना रहे हैं। कभी एक कलाशनिकोव से 3-4 रेबल्स काम चलाते थे, लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी दाग रहे हैं। तीसरा मकसद है अपने आप को रेड सी के इलाके में इंपॉर्टेंट फील कराना, ताकि उनको और फंड मिले। यही नहीं, हुती रेबल्स समुद्र में जंग के लिए सस्ते असला बारूद से अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों के $1 मिलियन का नुकसान कराने में माहिर हैं। इसलिए ये लोग अपनी अहमियत जानते हैं और इलाके में धाक जमाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैप को ध्यान से देखें तो बाब एल मंडेब के पास में ही है सोमालिया, और सोमालिया के डाकुओं के बारे में तो पूरी दुनिया को मालूम ही है। ये लुटेरे अरेबियन सी और इंडियन ओशन से गुजरने वाली शिप्स में लूटपाट करते हैं, इसलिए हमारी नौसेना भी रेड सी, इंडियन ओशन और अरेबियन सी के आसपास तैनात रहती है। साल 2008 से ही इलाके में पेट्रोलिंग करती रही है हमारी नेवी। और ना तो हुती रेड सी में इंडियन नेवी को निशाना बनाते हैं और ना ही हुतियों पर भारतीय वॉरशिप्स हमला करते हैं, बल्कि भारत का ज्यादा फोकस होता है इलाके में डाकुओं पर लगाम लगाने की, ताकि शिप्स को समुद्री लुटेरों से बचाया जा सके। 2 वॉरशिप गल्फ ऑफ एडन में तैनात हैं। 10 के आसपास वॉरशिप्स वेस्टर्न अरेबियन सी में गश्त करते हैं। इन सभी वॉरशिप्स पर सर्विलांस एयरक्राफ्ट, स्पेशल कमांडो और नेवी ऑफिशियल्स तैनात रहते हैं। दरअसल इसकी वजह है ईरान। 1947 के पहले तक हिंदुस्तान की सरहद ईरान से लगती थी और कल्चर में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए हिंदुस्तान ईरान पर काफ़ी डिपेंडेंट है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी दोनों देशों के बीच अच्छे हैं, लेकिन हुती अटैक्स की वजह से भारतीय शिपमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान सैकड़ों बिलियन का है, क्योंकि शिपमेंट डिले हो रहे हैं। इंडिया ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया था कि हुती जिन ड्रोन्स के जरिए शिप्स को डुबो रहे हैं
वो ड्रोन्स उन्हें ईरान से मिले हैं, वो ईरान के हैं और इतने खतरनाक हथियार का हूतियों के हाथ लगना वाकई चिंताजनक है और इसलिए हमारे विदेश मंत्री इसकी चिंता भी ईरान से जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा इसी साल 9 फरवरी को लोकसभा में मनीष तिवारी ने हूती रेबल्स को लेकर सरकार से सवाल किया था, जिसके जवाब में द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री वी मुरलीधरन ने गोलमोल जवाब दिया था और कहा था कि यमन की आदन सरकार को भारत रिकॉग्नाइज करता है और रेड सी के इलाके में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। इससे पता चलता है कि भारत साफ साफ हूती रेबल्स का नाम नहीं लेता है। एक तरफ ईरान से दोस्ती है, दूसरी तरफ अपनी शिप्स को भी बचाना है। भारत के लिए वाकई बहुत मुश्किल है इस मामले पर कोई स्टैंड लेना। अब आप लोग बताइए कि इंडिया को क्या करना चाहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स भी भेज दीजिए। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।